Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 8 in geography, India, climate, natural vegetation and wildlife, and in this part we will discuss southwest monsoon season. So students, in the last video we were discussing about southwest monsoon winds. So here in this video we will discuss that the Indian peninsula divides the southwest monsoon winds into two branches. जो इंडियन पेनिनसुला है, जो भारतीय प्रायद्वीप है, वो क्या करता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड करता है. तो इसमें सबसे पहली जो ब्रांच है वो कौन सी होती है, अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरी कौन सी होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच. द अरेबियन सी ब्रांच कॉजेज एक्सटेंसिव रेनफॉल. एक्सटेंसिव का मतलब है बहुत बड़ा. तो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो बहुत सारी क्या लेकर के आती है, बारिश लेकर के आती है. इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स, पश्चिमी और केंद्रीय राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश लेकर के आती है. एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेनफॉल टू द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़. और जो बे ऑफ बंगाल है वो बारिश लेकर के आती है टू द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़, ऐसे क्षेत्र जो कि कहाँ पर हैं, पूर्वी तट पर हैं. एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर. इट गेट्स डिफ्लेक्टेड अप द गंगा वैली ब्रिंगिंग रेन. और फिर ये विचलित हो जाती हैं. डिफ्लेक्टेड का मतलब है विचलित हुई, विचलित हो जाती हैं कहाँ पर, गंगा वैली में. दैट ब्रिंगिंग रेन, जो कि बारिश लेकर के आती है. इंडिया रिसीव्स 60% ऑफ इट्स टोटल रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. जो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, जो भारत है वो 60% साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को क्या करता है, रिसीव करता है. ऑफ इट्स टोटल रेनफॉल, यानी कि जितनी रेनफॉल भारत में पड़ती है उसमें से जो 60% रेन भारत में आती है वो किससे आती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स से आती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिट्रीटिंग मानसून सीज़न. यानी कि अब मानसून सीज़न, जब जो मानसून सत्र है वो वापस हो जाता है, यानी कि मानसून का चले जाना, अब हम उसको डिस्कस करेंगे. बाई सितंबर द विंड रिवर्स देयर डायरेक्शन, दे स्टार्ट ब्लोइंग साउथवर्ड्स. सितंबर के समय से क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं वो अपना रुख बदल देती हैं, अपनी दिशा बदल देती हैं. दे स्टार्ट ब्लोइंग साउथवर्ड्स, और ये दक्षिण की ओर से उड़ने लगती हैं या चलने लगती हैं. फ्रॉम द लैंड टू द सी, ये कहाँ से चलती हैं, ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं. दिस इज़ बिकॉज द एयर अबव द सी इज़ वार्मर नाउ. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हवा समुद्र के ऊपर है वो अभी भी कैसी है, गर्म है. These are called the retreating monsoon winds, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, retreating monsoon winds बोल देते हैं. These winds pick up moisture. ये जो हवाएं हैं इनके अंदर क्या होती है, नमी होती है. As they pass over the Bay of Bengal and bring rain to the eastern coast. और ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाती हैं और क्या लेकर के आती हैं, बारिश लेकर के आती हैं टू द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि पूर्वी तट पर. ह्यूमिडिटी इज़ हाई आफ्टर द मानसून रेन्स एंड द वेदर इज़ अनकम्फर्टेबल.
जो नमी है वो बहुत ज़्यादा होती है। आफ्टर द मॉनसून रेन्स, जब मॉनसून से जो बरसात होती है उसके बाद में जो नमी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो वेदर है, जो मौसम है, वो कैसा हो जाता है, अनकम्फर्टेबल, यानी कि तकलीफ़ देह हो जाता है। दिस इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू एज द अक्टूबर हीट। इसको कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, अक्टूबर हीट। In October and November there is a gap between the rainy season and winter। अब अक्टूबर और नवंबर के बीच में क्या होता है, एक गैप होता है बिटवीन द रेनी सीज़न, यानी कि जो बरसात का मौसम होता है उसमें, और विंटर्स यानी कि सर्दियों के बीच का जो गैप है अक्टूबर और नवंबर में, तब ये अक्टूबर हीट जो कि मैं अभी आपको बता रहा था वो होती है। इसमें जो वेदर है वो कैसा हो जाता है, अनकम्फर्टेबल, यानी कि तकलीफ़ देह हो जाता है। इट इज़ ड्यूरिंग दिस सीज़न दैट साइक्लोन्स फ्रॉम ओवर द बे ऑफ बंगाल। इस मौसम में क्या होता है कि जो चक्रवात होते हैं वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर चलते रहते हैं। ए साइक्लोन इज़ अ ह्यूज स्टॉर्म। यहाँ पर क्या बताया गया है कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं। तो जो चक्रवात है वो एक तरीके का बहुत बड़ा तूफ़ान होता है, दैट ओरिजिनेट्स, जिसका जन्म एट सी, समुद्र पे होता है, इन द ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल जोन्स आर दोज पार्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, those are in between ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में जो भी पार्ट्स होते हैं या जो भी आपका जोन आता है, उस जोन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और वहीं पर जो समुद्र होते हैं वहाँ पर इन चक्रवात का क्या होता है, जन्म होता है। और जो चक्रवात है एक तरीके से वो बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर के आता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं इस फिगर में स्टूडेंट्स, कि जो साइक्लोन है उसका गठन कैसे हुआ। साइक्लोन का फॉर्मेशन आप देखिए कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो साइक्लोन है वो उठता है और फिर एक बड़ा तूफ़ान लेकर के आता है। साइक्लोनिक कंडीशन ओवर द मेडिटेरियन सी विच ट्रैवल ईस्टवर्ड्स ओवर वेस्ट एशिया टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो साइक्लोनिक कंडीशंस हैं, जो चक्रवातीय परिस्थितियां हैं, कहाँ पर, मेडिटेरियन सी के ऊपर, विच ट्रैवल ईस्टवर्ड्स, जो कि पूर्वी दिशा में चलती हैं, ओवर वेस्ट एशिया के ऊपर, यानी कि पश्चिमी एशिया के ऊपर, टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और ये फिर कहाँ पे आ जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तरी पश्चिमी भाग, जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पर आ जाते हैं। These temperate cyclones cause rain। और फिर यही जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये किसका कारण बनते हैं, बारिश का कारण बनते हैं, या फिर अगर ये जम्मू एंड कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में ये होते हैं तो वहाँ पर ये बर्फ़ का कारण बनते हैं। राजस्थान एंड पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, यहाँ पर भी ये बारिश का कारण बनते हैं या फिर बर्फ़बारी का कारण बनते हैं। तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये चलते रहते हैं। These rains are very beneficial to the rabi crops।
और ये जो बारिश होती है ये राबी क्रॉप्स के लिए फ़ायदेमंद होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? विस्तार। कि जो बरसात है, मतलब अगर हम भारत के अंदर अगर हम क्या देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देखें रेनफॉल का, वो किस तरीके का है, आइए पढ़ते हैं। फ्रॉम द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यू कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जब आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या दिखाई देगा? रेनफॉल का मैप दिखाई देगा। तो ये इंडिया का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेनफॉल है वो किस तरीके से पूरे भारत में पड़ती रहती है। दिस इज़ एनुअल रेनफॉल, यानी कि वार्षिक, मतलब पूरे साल किस तरीके से बारिश पड़ती है और कितने कितने मिलीमीटर्स में पड़ती है या फिर सेंटीमीटर्स में दे रखा है यहाँ पर, सेंटीमीटर्स में किस तरीके से पड़ती है, तो वो आपको इस मैप में दिया गया है। अब नीचे आ जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर आप इस मैप में क्या देख पा रहे हैं? अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर इन इंडिया। आप ये देख पा रहे हैं कि जो रेनफॉल की जो मात्रा है, बरसात की जो मात्रा है, वो एक जैसी नहीं है। कहाँ पर? हर एक जगह पर भारत में। तो यहाँ पर आप इस मैप पे दोबारा से आ जाइए, देखिए कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल पड़ रही है, तो उनको हमने डार्क ब्लू में कंसीडर किया है। कहीं कहीं पर जो रेनफॉल है वो 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में ही पड़ती है, तो वो थोड़ा सा लाइट ब्लू में कर दिया गया है। उसके बाद ये जो कलर है ये लाइट होता चला जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पर जितना लाइट होगा वहाँ वहाँ पर उतनी कम रेनफॉल होगी, और जहाँ जितना डार्क होता चला जाएगा वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो कहीं पर भी एक जैसी नहीं है भारत में। मॉनसून विंड्स आर इर्रेगुलर। अब जो मॉनसून विंड्स हैं वो कैसी हैं? अनियमित हैं, इर्रेगुलर हैं। दीज विंड्स कैन कॉज फ्लड्स। इन हवाओं से क्या आती है? बाढ़ आती है, या फिर ये जो हवाएं हैं ये बाढ़ का कारण बनती हैं। इन वन पार्ट, किसी भी एक भाग में, एंड ड्रॉट इन अनदर पार्ट साइमल्टेनियसली। और इसी तरीके से ये ड्रॉट यानी कि सूखे का भी क्या बनती हैं? कारण बनती हैं। इन द अनदर पार्ट, किसी और भाग में भारत के, साइमल्टेनियसली। चेरापूंजी एंड माइसन राम इन मेघालय हैव मोर देन 800 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। जो चेरापूंजी है स्टूडेंट्स, और जो माइसन राम है मेघालय में, वहाँ पर 800 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है। एंड प्लेसेस लाइक जैसलमेर इन राजस्थान रिसीव्स रेनफॉल लेस देन 12 सेंटीमीटर। और कुछ ऐसी जगहें हैं, जैसे राजस्थान में कौन सी जगह है? जैसलमेर है। वहाँ पर जो बरसात है वो 12 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो इससे ही आप क्या लगा सकते हैं? एक आइडिया लगा सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर इन इंडिया। The western coastal plains and the northeast region receive more than 200 सेंटीमीटर of rainfall। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, जो पश्चिमी तटीय प्लेन्स हैं, एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन, और जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं भारत के, वो 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल से ज़्यादा रिसीव करते हैं। मतलब वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है। वाइल गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा
bordering it receives rainfall less than 60 सेंटीमीटर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में 60 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। द डेक्कन प्लेटू ऑल्सो रिसीव लेस रेनफॉल, और जो डेक्कन प्लेटू है यानी कि जो डेक्कन पठार हैं वो कम बारिश रिसीव कर पाते हैं। तमिलनाडु रिसीव लेस रेनफॉल, जो तमिलनाडु है वहाँ पर भी कम बारिश होती है। फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स से बहुत कम बारिश तमिलनाडु में होती है। नवंबर एंड जनवरी इज़ द रेनी सीज़न हेयर, नवंबर और जनवरी क्या होते हैं, बरसात के मौसम होते हैं। कहाँ पर? भारत में। On an average, the country receives an annual rainfall of 120 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से अगर हम एवरेज निकालें, एक औसत निकालें कि कितनी रेनफॉल भारत में पड़ती है, तो भारत पूरे साल में 120 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किस तरीके की है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है। इट ऑक्यूपाइज अ वास्ट एक्सपांस ऑन द वर्ल्ड मैप, और ये कब्ज़ा किए हुए है और बहुत सारी जगह में जो हमारा भारत है वो वर्ल्ड मैप पे फैला हुआ है। बोथ लैटिट्यूडनली, लैटिट्यूडनली का क्या मतलब है, अक्षांशीय रूप से फैलाव, एंड लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली मतलब लंबाई की तरफ से, यानी कि लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरीके से जो भारत है वो वर्ल्ड मैप पे फैला हुआ है। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री से ज़्यादा में फैला हुआ है। एट सर्टेन प्लेसेस, कहीं कहीं पर इट्स एल्टीट्यूड कैन बी मेजर्ड मोर देन 800 मीटर्स, जो भारत की ऊंचाई है कहीं कहीं पर वो 800 मीटर्स से ज़्यादा मापी जाती है। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड टेम्परेचर, और इसके जो अगर हम रेनफॉल की बात करें उसके अंदर भी क्या है, वाइड रेंजेस हैं, मतलब अलग अलग रेंज में भारत के अंदर बरसात होती है। एंड टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है उसका भी वाइड रेंज है भारत में। कहीं कहीं पर बहुत गर्म तापमान होता है, कहीं पर बहुत ठंडा तापमान होता है, कहीं पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो उस तरीके से टेम्परेचर्स भी इंडिया के अंदर वाइड रेंजेस में होते हैं। इन सर्टेन एरियाज़ लाइक द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान द एनुअल रेनफॉल इज़ वेल बिलो 25 सेंटीमीटर्स। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, वहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है, जो वार्षिक बरसात है, इट इज़ वेल बिलो 25 सेंटीमीटर्स, वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वेयर एज इन द वेट एरियाज़ ऑफ मेघालयाज, और जो गीले इलाके हैं, गीले क्षेत्र हैं कहाँ पर, मेघालय में, जैसे कि माइसन राम है, वहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो क्या होती है, रिकॉर्ड होती है, मतलब वो एक रिकॉर्ड है। एंड इट मे बी वेल ओवर 467 सेंटीमीटर्स। जो माइसन राम है वहाँ पर 461 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है। विद सच वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस
और इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दे आर वेरीड, बहुत विभिन्न प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो कि हमारे भारत में होती हैं। एंड इंडिया हैज़ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसी वजह से जो भारत है उसमें जो वन्य जीव हैं और जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो कैसी हैं, फैली हुई हैं। तो अब इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति हैं भारत के अंदर, उसके क्या प्रकार हैं। द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया कैन बी सिंपली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं भारत में वो 2 समूह में क्या हैं, वर्गीकृत की गई हैं। पहली है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ट्रॉपिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दे आर रिलेटेड टू वार्म हॉट एरियाज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि कहाँ पर है, इंडियन पेनिनसुला में, भारतीय प्रायद्वीप में, इन द साउथ में। तो जितना भी इंडिया का सदर्न पार्ट है वहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। सेकंड टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट का क्या मतलब है, बिल्कुल शांत। जो जंगल होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इन द नॉर्थ, जो नर्दर्न पार्ट है भारत का वहाँ पर, ऑन द फ्लैंक्स ऑफ हिमालयाज, बिल्कुल हिमालयाज के बगल में जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं इन द नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बिसाइड्स दिस सिंपल क्लासिफिकेशन देयर इज़ येट अनदर क्लासिफिकेशन। बजाय इसके एक और सिंपल, बहुत सरल वर्गीकरण किया गया है। देयर इज़ येट अनदर क्लासिफिकेशन, हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, विच इज़ मोर, जो कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, मतलब विज्ञान संबंधी है, एंड यूनिवर्सल ऑल्सो। यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी है, एंड जोग्राफिकली एक्सेप्टेबल एज वेल। और भौगोलिक दृष्टि से अगर हम इसको स्वीकार करें तो बहुत भौगोलिक दृष्टि से इसको स्वीकार किया जा सकता है। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल एंड रिलीफ। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है नेचुरल वेजिटेशन का, वो किस बेसिस पे किया गया है, वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, कि जो बरसात होती है उसमें क्या परिवर्तन है जो भारत के अंदर होती है, एंड रिलीफ क्या है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट एलिवेशन, कि कहीं कहीं पर तो बिल्कुल उठा हुआ पोर्शन है, कहीं पे बिल्कुल गिरा हुआ पोर्शन है लैंड पर भारत में। तो उसके बेसिस पर भी आपके कुछ फॉरेस्ट डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझिए। नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो नेचुरल वेजिटेशन है उनके क्या क्या प्रकार हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। ये बरसात के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं उसके आधार पर आपके 3 टाइप्स के फॉरेस्ट क्लासिफाइड किए गए हैं, और वो क्या क्या हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी डेजर्ट फॉरेस्ट। उसके बाद बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रिलीफ, बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रिलीफ में आपके 2 प्रकार के फॉरेस्ट आ जाते हैं। एक होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट और दूसरे होते हैं टाइडल फॉरेस्ट। एवरग्रीन को हम बोलते हैं सदाबहार, डेसिडियस को हम बोलते हैं पतझड़ी,
ओके, तो ये सदाबहार वन होते हैं, पतझड़ी वन होते हैं, एंड थॉर्नी डेजर्ट फॉरेस्ट, और जो रेगिस्तान में जो कांटेदार जंगल पाए जाते हैं या पौधे पाए जाते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं? बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, जो कि क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है। उसके बाद बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रिलीफ, इसमें आपके दो तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। एक होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय जंगल, दूसरे टाइडल फॉरेस्ट यानी कि ज्वारीय वन। ओके, तो सब एक एक करके अब हम ये जो फॉरेस्ट हैं, ये जो वन हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं और सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। These forests are found along the length of the windward side of the Western Ghats। और ये जो जंगल हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? विंडवर्ड साइड यानी कि हवा की दिशा की अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स में, उस लेंथ के अंदर ये वन आते हैं। एंड इन लार्जर एरियाज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि बड़े होते हैं आकार में, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और कुछ आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एरियाज हैविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ ओवर 300 सेंटीमीटर्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं ये आपके वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर आपकी एनुअल रेनफॉल 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। एंड टेम्परेचर्स रेंजिंग बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पर जिन जगहों का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर लाई करता है वहाँ पर आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कंटेन टॉल ट्रीज विद अ क्लोज कैनोपी। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं भारत के अंदर वो बड़े बड़े पेड़ रखते हैं विद अ क्लोज कैनोपी। जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं दे फॉर्म अ वेरी क्लोज्ड कैनोपी। क्लोज्ड कैनोपी मतलब वो जो पत्तियां होती हैं वो एक तरीके से आपको छतरी के आकार के समान दिखाई देती हैं। देयर इज़ अ लिटिल अंडरग्रोथ एज द सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड ऑफ द जंगल। और जब क्लोज कैनोपी होती है इन रेन फॉरेस्ट की तो वहाँ पर जो सनलाइट है वो भी बिल्कुल प्रॉपरली ग्राउंड पर नहीं पहुँच पाने की वजह से देयर इज़ अ लिटिल अंडरग्रोथ। कुछ पौधे कुछ पेड़ों के नीचे उग जाते हैं, और ये क्यों होता है? क्योंकि जो सनलाइट है वो ग्राउंड पर प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। ऑफ द जंगल, जंगल में दीज फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्ड
जो ये वन होते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं और इनको हम बोल देते हैं, ब्रॉड लीव्ड को हम बोल देते हैं पतझड़ी। एंड हार्डवुड ट्रीज़, और इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी कठोर होती है, कड़ी होती है। द ट्रीज़ रीच अ हाइट ऑफ अबाउट 60 मीटर्स, और ये जो पेड़ हैं ये, इनकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर के समथिंग अराउंड होती है। द रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन। इन रेन फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन क्यों बोलते हैं, सदाबहार क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पूरे साल ये हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। द ट्रीज़ शेड ओल्ड लीव्स, और जो पेड़ होते हैं वो गिरा देते हैं ओल्ड लीव्स यानी कि पुरानी पत्तियां, एंड बियर न्यू लीव्स, और इनके ऊपर जो नई पत्तियां हैं वो खिलने लगती हैं एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी समय। मतलब एक पुरानी पत्ती गिर जाती है और उसकी जगह पे तुरंत ही नई पत्ती लग जाती है। तो इसीलिए ये जो रेन फॉरेस्ट हैं ये हमें एवरग्रीन यानी कि हमेशा के लिए हरे दिखाई देते हैं। द कॉमन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर रोजवुड, महोगानी, शीशम, टीक एंड बैम्बू। और जो कॉमन स्पीशीज़ हैं यानी कि जो जातियां, पौधों की जो जितनी भी जातियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में भारत के अंदर, दे आर रोजवुड, महोगैनी, शीशम, टीक एंड बैम्बू। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इनको वर्षा ऋतु वनों के नाम से भी जाना जाता है। और डेसिडियस को मैंने आज जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेसिडियस का मतलब होता है पतझड़ी। दीज फॉरेस्ट कवर अ रिलेटिवली मच लार्जर एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंडिया। और ये जो जंगल होते हैं ये अपेक्षाकृत बहुत बड़ा क्षेत्र, भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र, और भारत में भी जो भारत के उप महाद्वीप हैं, जो वहाँ के सब कॉन्टिनेंट्स हैं, उसका एरिया शेयर करते हैं। Trees in these forests are commercially far more important than those of the evergreen forest. और जो पेड़ इन वनों में पाए जाते हैं, दे आर कॉमर्शियली मतलब व्यावसायिक रूप से वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं विद दैट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर हम इनकी तुलना किससे करें, एवरग्रीन फॉरेस्ट से करें। द ट्रीज़ शेड देयर लीव्स, इनकी जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न, जब सूखा मौसम होता है तब इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। दैट इज़ इन मार्च एंड अप्रैल, और मार्च और अप्रैल के जो महीने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई सीज़न के अंदर आते हैं, तब इनकी पत्तियां गिरने लगती हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स इन समर हेल्प्स फॉरेस्ट ट्रीज कंजर्व मॉइस्चर। और पत्तियों का गिरना गर्मियों में ये इन वनों को मदद करता है कि जो वन के अंदर जो पेड़ हैं, जितने भी पेड़ हैं उनमें उनको मदद करता है टू कंजर्व मॉइस्चर, कि ये क्या कर पाते हैं, जो नमी है उसको संरक्षित कर पाते हैं, कंजर्व कर पाते हैं। एज वाटर लॉस थ्रू एवेपोरेशन इज़ रिड्यूस्ड, और जो पानी की कमी है, जो कि एवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए वेपर, तो भाप बन जाना, भाप
बन जाना कम होने की वजह से जो वाटर लॉस है वो बहुत कम होता है, और इसी वजह से जो ये जंगल होते हैं, इस जंगल के अंदर जितने भी पेड़ होते हैं वो नमी उनकी पत्तियों पर होती है, या फिर वो नमी को संरक्षित कर पाते हैं। ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट आर नॉट एज टॉल एंड डेंस एज दोज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ पाए जाते हैं, दे आर नॉट एज टॉल, वो इतने बड़े भी नहीं होते हैं और इतने घने भी नहीं होते हैं। डेंस को हम क्या बोलते हैं? घने। एज दोज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिस तरीके से आपके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो होते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके घने होते हैं, लंबे होते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो लंबे और घने नहीं होते हैं। The most important species found here is the saul, which is an enduring hardwood with sweet fragrance। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जाति जिनकी पाई जाती है वो कौन सी है? साल। यानी कि यहाँ पर बात चल रही है ट्रीज़ की, कि जो ट्रीज़ की भी क्या होती हैं? जातियाँ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जाति पेड़ों के अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है वो कौन सा ट्री है? साल ट्री है, विच इज़ एन एंड्योरिंग हार्डवुड। और ये काफ़ी ज़्यादा स्थायी होता है और इसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी कठोर होती है। विद स्वीट फ्रेगनेंस, इसके अंदर से बहुत अच्छी सुगंध आती है। सॉल वुड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मेकिंग रेल रोड टाइज। और जो सॉल वुड है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है किस चीज़ के लिए? फॉर मेकिंग रेल रोड टाइज, रेल रोड टाइज को बनाने के लिए। अनदर प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इज़ लैक। और इसके अलावा जो अन्य उत्पाद जो हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इन वनों से, वो क्या है? लैक। और लैक क्या होता है? लैक देखिए स्टूडेंट्स, लैक के बारे में गमी सिक्रीशन। लैक क्या है? एक चिपचिपा स्राव बोल दिया जाता है फ्रॉम एन इंसेक्ट, जो कि किसी कीड़े से आता है, विच लिव्स, जो कि वहाँ पर रहता है, एंड ब्रीड, और अपनी नस्लें भी वहीं पर ही देता है, ऑन द सॉल्ट ट्री। यहाँ पर बात चल रही है सॉल्ट ट्री की। तो सॉल्ट ट्री के ऊपर जो भी इंसेक्ट बैठे हुए होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं और अपनी नस्लों को भी वहीं पर पैदा करते हैं, और उनके अंदर से एक चिपचिपा स्राव निकलता है जिसको क्या बोल दिया जाता है? लैक बोल दिया जाता है। इट इज़ अ गमी सिक्रीशन। ओके। Some other important trees found in these forests are शीशम and teak, mostly confined to the western घाट्स। और कुछ अन्य ज़रूरी पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं इन वनों के अंदर, और वो कौन कौन से हैं? शीशम एंड टीक, मोस्टली कन्फाइंड, और ये ज़्यादातर सीमित होते हैं टू द वेस्टर्न घाट्स। तो केवल जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहीं तक ही ये जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। ट्रीज़ लाइक सैंडलवुड, हुरा एंड बैम्बू ऑल्सो फाउंड हेयर। और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे सैंडलवुड है, हुरा है, बैम्बू है, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। These trees are used for other purposes than lumbering sandalwood from Mysore। और ये जो पेड़ हैं इनका जो उपयोग है वो अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे लुम्बरिंग यानी कि लकड़ी काटने के काम आते हैं। जो सैंडलवुड है
उसकी जो लकड़ी है वो लकड़ी काटने के काम आती है। फ्रॉम मैसूर, मैसूर में ये जो सैंडलवुड हैं ये पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग परफ्यूम। डेसिडियस फॉरेस्ट का जो उपयोग है वो हम इत्र बनाने में करते हैं। इंसेंस स्टिक, और अगरबत्तियाँ जो बनती हैं वो भी इन्हीं फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं। एंड स्कैंटेड टेलकम पाउडर, और जो टेलकम पाउडर है जो कि कैसा होता है, स्कैंटेड यानी कि सुगंधित होता है, वो भी हमें डेसिडियस फॉरेस्ट से मिलता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।